नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। साथियों, आज हम साइंस के बायोलॉजी सेक्शन में देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ को, MCQ को यहाँ हम देखेंगे और एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे, है ना। फटाफट से आप लाइव आ जाइए, तब तक हम वेट कर ले रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा हमारा क्वेश्चन है, चलिए हमारा क्वेश्चन है, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा होगा? आहार नाल का, संवहन का, तंत्रिका का, जनन का। आहार नाल का परिशेषिका हिस्सा होगा, आहार नाल का। दूसरा, ये दांत का कठोरतम भाग, दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाएगा? इनामेल। क्वेश्चन नंबर 3, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 3, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड शेल से, है ना। गार्ड शेल से रंध्र का छिद्र घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? सबसे ज्यादा प्रभावी हमारे लिए लाल रंग होगा, है ना। लाल रंग, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? यदि ग्लूकोज का पूर्ण रूपेण ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, H2O, इनमें से सभी का सभी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एटीपी का वास्तविक रूप एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, वापस क्वेश्चन नंबर 8 आइए। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइलाइजर, डाइलाई हेमोडायलिसिस, सॉरी, हेमोडायलिसिस, है ना। डायलिसिस द्वारा हो गया तो खून का, तो हेमोडायलिसिस। चलिए, 9 नंबर, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है? तो घेंगा से, घेंगा से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का भी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया स्ट्रोमा में होगा, ग्राना में होगा, द्रव्य में हो, कोशिका द्रव्य में होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो स्ट्रोमा में यह हमें देखने को मिलेगा। कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होता है? गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ पर स्थिर होगा? तो यह मूत्राशय में हमें देखने को मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर में आइए, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या बोलते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। लासिका का रंग कैसा होगा? लिम्फ का रंग कैसा होगा? तो यह लिम्फ हल्का पीला कलर का होगा, हल्का पीला। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पौधों में स्टार्च के रूप में हमें भोजन देखने को मिलेगा। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। मानव हृदय के ऊपर एक पतला लेयर होता है जिसे
पेरिकार्डियम का लेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मानव में श्वेत रक्त WBC का समय काल 12 से 20 दिन का होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का ए नंबर, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यह लीवर से यानी यकृत से स्रावित होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के आहार नाल में अपशिष्ट अंग कौन है? मनुष्य के आहार नाल का अपशिष्ट अंग कौन होगा? अपशिष्ट अंग जो हमारे काम का नहीं होगा वो अपशिष्ट अंग कहलाएगा, यानी उसका कोई कार्य अब नहीं रहा। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो हमारे लिए अब काम का नहीं है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर साथियों 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन है? वसा को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, इनमें से सभी। ट्रिप्सिन का कार्य मेनली प्रोटीन को पचाने से है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके, हम देख पा रहे हैं कोई लाइव? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? 20 नंबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। चलिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लासिका, RBC, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी RBC का होगा। चलिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होगा? रक्त का क्लॉट बनाने में कौन सहायक है? रक्त को थक्का बनाने में RBC, WBC, रक्त विषाणु या इनमें से कोई नहीं। 22 का ऑप्शन नंबर रक्त विषाणु, रक्त विषाणु है ना। ऑप्शन नंबर 23, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है ना, जिसको फॉल स्पीड कहते हैं। यह हमें अमीबा में देखने को मिलेगा, अमीबा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में डायलिसिस थैली है? मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन, डायलिसिस थैली कौन होगा? नेफ्रॉन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 25, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, उपचयन, भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? ग्लूकोज C6H12O6 यानी 6 कार्बन का बना होगा। ग्लूकोज 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? डायलिसिस मशीन का काम है ना ब्रिक के काम के जैसा ही होता है, पर यह मानव द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसे कृत्रिम ब्रिक कहा जाएगा। 28 का सी नंबर, 28 का सी नंबर। 29, डायलिसिस मशीन मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर के अप्रॉक्स होता है, यानी ऑप्शन ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 30, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में श्वसन जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक में है ना। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन सब जगह होगा। क्वेश्चन नंबर 31, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाया जाएगा? तो यह हमें साफ जल में देखने को मिलता है। 32 नंबर क्वेश्चन है ये,
क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन डिफ्यूजन द्वारा करेगा, विसरण द्वारा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य में श्वसन अंग कौन है? ट्रेकिया, नाक, फेफड़ा, कोलोन। 33 नंबर, मनुष्य में श्वसन अंग कौन होगा? मनुष्य में श्वसन अंग हमें फेफड़ा से देखने को मिलेगा। चलिए अब इसमें से हम वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 देखने को मिल रहा है जो पीवाईक्यू के रूप में है। तो पीवाईक्यू में होगा, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी का लेना है? डायरिया का, टीबी का, निमोनिया का, या फिर टीबी और निमोनिया दोनों का? तो हमारे पास दोनों विकल्प सही है, टीबी का भी होगा और निमोनिया का भी होगा। बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 38। थोड़ा सा डिले है। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी नंबर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत, सी नंबर। 39 का सी नंबर। 40 का ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई एटीपी, NADH2, क्लोरोफिल अणु इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है ना, क्लोरोफिल अणु है ना प्रकाश संश्लेषण में। चलिए गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो मृत जीवों से, तो इसे बोलेंगे मृत जीवी। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होगा? प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होगा? प्रोटीन का पाचन अमाशय में देखने को मिलेगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 1 2 3, तीन जोड़ी देखने को मिलेगा मनुष्य के मुख गुहा में, है ना। चलिए अब आ गया ये मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू में, ये प्रकाश संश्लेषी अंग में इनमें से कौन है? स्टोमेटा, पत्ती, हरित लवक, जड़। 49 क्वेश्चन नंबर 49, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 49, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर अब आइए जो पीवाईक्यू के रूप में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर अब पूछा गया पीवाईक्यू के रूप में, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हो सकता है हाइपरटेंशन। 54 का डी नंबर। अब इसी में आए पीवाईक्यू के रूप में अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? 62 आपके पास ऑप्शन है CO2, H2O, ग्लूकोज, O2। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर है 60, इसमें से कौन सा पीवाईक्यू के रूप में है उसे देख लेते हैं। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी करेंगे, हमारे पास वक्त कम होता है अभी, है ना। चलिए छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? अब छोटी आंत में भोजन को पचा रहे हैं तो वहां पर हमें कौन से रस की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमारे लिए वहां पर आंत रस, अग्नाशय रस, पित्त रस यानी सभी मिलेगा। यहाँ पर तीन ही ऑप्शन है, इसमें से तीनों को देखने मिलेगा ना। वहां तक जाते जाते लगभग सब रस हमारे यहाँ मौजूद हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करने में हो जाएगा 81 का ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा है ना, तो ट्रिप्सिन वसा के पाचन, लाइपेज।
चलो अब आ गया ये सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है। प्रकुचन रक्तदाब दिया गया है तो आपके पास 120 mm होगा, है ना। सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों दिया जाए तो 120/80 का देखने को मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83। 83 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोज्य पदार्थ भोज्य पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो यह भोजन में अन्य भागों द्वारा फ्लोएम दिया, भोजन है ना, तो भोजन फ्लोएम के द्वारा भेजा जाएगा सॉरी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन ज्यादातर हिस्सा पत्तों के द्वारा होता है। तो 84 का सी नंबर। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करते हैं। अपोहन द्वारा पृथक करते हैं। 85 नंबर ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। केचुआ। केचुआ उभयलिंगी है, यानी एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 87 में प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संयोजन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। फोटोसिंथेसिस द्वारा ही ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। हृदय का औसत परंकुचन दाब 120/80। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी। 88 हो गया। चलिए साथियों अब 87 89 पे आते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी से टूटने से हमें कितने ऊर्जा देखने को मिलेगा। तो 30.5 किलो जूल पर मोल देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन ए 1 नंबर है आपका सही जवाब है। चलिए 89 क्लियर है। वापस 90 पे आते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। 90 का मुकुलन द्वारा होगा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा देखने को मिलेगा। 91 पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम में जो फॉर जाइलम, जो फॉर जल, और लेके जाएगा। कहाँ से लेके जाएगा, जड़ से लेके जाएगा। तो जल के वाहन के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे 92 मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क कौन से तंत्र का, उत्सर्जन का भाग होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। यहाँ पर ऑक्सीजन जल से बाहर निकलेगा। जल को तोड़ा जाएगा, H2O को तोड़ा जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा, तो जल से। 93 का ए नंबर। चलिए मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्त में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाएगा, क्लोरोफिल में देखने को मिलेगा हमें मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 95 कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक है तो यह सेप्रोफाइटिक यानी मृतजीवी देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल वर्णक का कलर हरा होगा। टेनिन वृक्ष के कहाँ पर पाया जाएगा। टेनिन वृक्ष के छाल में देखने को हमें मिलेगा। अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ पर होगा। यह क्रिया हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा।
खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। यह हमें कॉकरोच में देखने को मिलेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम 99 का बी नंबर। मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगा? मनुष्य के क्रियात्मक इकाई वृक्क नलिका, संरचनात्मक वृक्क की क्रिया कहलाएगी वृक्क नलिका, न्यूरॉन। यहाँ पर नेफ्रॉन ऑप्शन होना चाहिए, नेफ्रॉन नहीं, तो हमें वृक्क नलिका को ही टिक लगाना होगा। चलिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, जाइलम नहीं, फ्लोएम पूछा गया। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होगा भोजन को संभान के लिए। चलिए, किस प्रकार के अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अधिक ऊर्जा रिलीज होगा बायबिया में। 102 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब पीवाईक्यू के रूप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जो ऑलरेडी पूछा चुका। स्वपोषण पौधा स्वपोषण होता है, किसमें होगा स्वपोषण? जो अपना भोजन खुद बना सके, तो पौधों में देखने को मिलेगा हमें स्वपोषण। ऑप्शन नंबर ए। 104, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी है ना, इससे हीट रिलीज होगा। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र किस में अनुपस्थित देखने को मिलेगा? 105 का ऑप्शन नंबर हाइड्रिला में, है ना। रंध्र क्यों उपस्थित होगा? क्योंकि ये ऐसा पौधा है जो हमें जल में मिल रहा है। BS4 का संबंध किससे है? BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है ना। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होगा? हेमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हेमोग्लोबिन। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, जेजुनम, डेडुनम और हीलियम, है ना, ग्रहणी। अब आगे आइए, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार होता है, सेम के बीच के आकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 110, किसे रासायनिक दूत कहा जाएगा? उद्दीपक को। क्वेश्चन नंबर 111, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? पौधों में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? रेजिन, गोन, टेनिन, सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 112, 112, मानव हृदय में कितने 4 चेंबर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 113, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा देखने को मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 114, किन्वन प्रक्रिया पाई जाती है, किन्वन प्रक्रिया पाई जाती है ईस्ट में, किन्वन प्रक्रिया में ईस्ट में देखने को मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन या रात में, दोनों में, दिन में देखने को मिलेगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। मितजीवी का उदाहरण है जो अपना भोजन सड़े गले से ले रहा हो, तो गोबर छत्ता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 120, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, NaCl KiO3 और NaCl KiO3, ये आयोडीन युक्त नमक है, KiO3। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? बरगद में लेटेक्स देखने को मिलेगा हमें। 122, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत महज 2% होता है, यूरिया हमारे मानव मूत्र में। 123, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है अंकुरित बीज। 124 में आइए, 124 है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क उत्सर्जन का एक हिस्सा है, मानव वृक्क उत्सर्जन का एक हिस्सा है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 125, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान CO2 निकलेगा। श्वसन के दौरान श्वसन के दौरान कौन सी गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फलों के पकने में निम्नलिखित में से किससे नियंत्रण किया? फलों को पकने से नियंत्रण किससे किया जाता है? तो इथिलीन से नियंत्रण किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया। टीबी और निमोनिया दोनों को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? परजीवी पौधा यानी जो दूसरे जीवित पौधों पर आश्रित रहता हो। कसकटा, कसकुटा जिसको बोले। अब आ गया ये 129, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा, इनमें से सभी। अलिंद और निलय यानी शरीर में पंप किया जाएगा तो यह निलय के द्वारा किया जाएगा। 129 का बी नंबर। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रण करता? ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रण नहीं करता? 130, ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रीन, जो ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं रखता। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। सिप ट्यूब, सॉरी, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। 131, जैलम में, फ्लोएम में। चालनी नलिका में फ्लोएम में देखने को मिलेगा। आरबीसी की जीवन अवधि, आरबीसी है 120 डे। स्वपोषी, स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? यदि स्वपोषी है तो इसे खुद का भोजन बनाना पड़ेगा, यानी उसके लिए सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल सारी चीजों की आवश्यकता है। इनमें से सभी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक टिश्यू है। रक्त एक टिश्यू है। चलिए साथियों, आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। हम वापस फिर इसी वक्त मिलेंगे अगले चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। वापस फिर इसी चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, अच्छे कंटेंट आपके सामने लाया करें। धन्यवाद।